नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीसी अकेडमी पर। तो यहां पे 7 जेपीसी मेंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेंस में टोटल हैं 6 पेपर। कितने पेपर हैं? टोटल 6 पेपर हैं। और आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 950, यानी 950 नंबर का 950 अंक का मेंस होना है। इसके बाद आपका 100 अंक का इंटरव्यू होगा, राइट। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। तो यहाँ पे जो 6 पेपर हैं, पहले इन 6 पेपरों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और जो 2016 में जेपीएससी हुई थी उसके जो पेपर आए हैं मेंस के, वो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। और यहाँ पे जो 3 घंटे आपके पास मिलेंगे हर एक पेपर के लिए, तो आपकी जो रणनीति होगी या फिर आपकी लेखन की जो क्षमता होगी, उन सब का विकास हो पाए। तो चलिए सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको 6 पेपर कैसे कैसे हैं और कौन कौन हैं। ठीक, तो देखिए ये है जेपीएससी मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम संपूर्ण विश्लेषण। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पेपर होंगे टोटल 6। 2 होंगे भाषा संबंधी और 4 होंगे जीएस पेपर। भाषा संबंधी 2 पेपर होंगे और जीएस पेपर होंगे 4। ऑल आर डिस्क्रिप्टिव टाइप। सभी 6 पेपर के लिए 3-3 घंटे दिए गए हैं आपके। लेकिन क्या है कि पीटी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, मल्टीपल चॉइस थे, यानी एक प्रश्न पूछा जाता था, 4 ऑप्शंस होते थे। यहाँ पे वो चीज़ नहीं रहेगा। हाँ, कुछ प्रश्न में रहता है, जैसे 20 प्रश्न में यानी 40 अंकों के लिए आपके वैसे ही प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको केवल वो बताने होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव का मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री लेते समय जो आपने पेपर कर रखा होगा, जैसे आप लिखते थे वैसे ही लिखना है कुछ। यहाँ पे पेपर वन देखिएगा 100 अंक के होंगे। जनरल हिंदी 50 अंक और जनरल इंग्लिश 50 अंक। लेकिन एक टोटल जो 100 अंक है, यहाँ पे आपको लाने हैं केवल 30 अंक। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यदि कोई कैंडिडेट 30 के बाद अंक लाता है, जैसे मान लीजिए किसी का 70 अंक है तो 30 अंक तो क्वालिफाई होंगे, तो 40 अंक इसका मेंस में नहीं जुड़ेगा। ये केवल क्वालिफाइंग है। और पिछली जो 6ठी जेपीएससी थी यही गड़बड़ की थी, यही गड़बड़ी हुई थी। खैर उस पर मत जाइए। चलिए अब अगला पेपर दिखाते हैं। दूसरा होगा लैंग्वेज संबंधी, भाषा और साहित्य संबंधी जो पेपर होगा। आयोग के 15 भाषाओं में से एक को आपको चुनना होगा। जब आपका पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, पीटी का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद आपको एक ऑप्शंस दिए जाएंगे। मतलब फॉर्म भरने में, फॉर्म जब भरेंगे आप पीटी के रिजल्ट के बाद, तो आपका एक वहाँ पे रहेगा कॉलम कि पेपर 2 आप क्या रखना चाहते हैं। तो इन 15 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। ये कुल 150 अंक का होगा। अभी मैं दिखा देता हूँ पेपर कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पेपर 3 की बात करूँ तो यह है सामाजिक विज्ञान। ठीक, इसमें इतिहास और भूगोल ये समान अंक के पूछे जाएंगे, यानी 200 अंक है यहाँ पर कुल। तो 100 अंक इतिहास से, 100 अंक भूगोल से पूछे जाएंगे। पेपर 4 की बात करता हूँ, भारतीय संविधान एवं राजनीति और लोक प्रशासन और सुशासन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस भी है इसमें। तो यहाँ पे आपको 200 अंक पूछे जाएंगे, राइट। पेपर 5 की बात करता हूँ। पेपर 5 जो है वो है आपका इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। अगर मैं बात करूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, वैश्वीकरण हो गया और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ भी 200 अंक के पूछे जाएंगे, 5वां पेपर। और 6ठा की बात करें तो यह है सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास, ये भी 200। तो अगर आप 2 2 2 2 4 बार, तो 2 चौका 800 हो गया, राइट। और 150 का आपका जो पेपर था 15 भाषा में से एक, तो ये हो गया आपका 950। तो 950 अंक का मेंस होगा और फिर आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब मैं आपको पेपर दिखाते चलता हूं। जैसे ये है पेपर 1। पेपर 1 क्या है? जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। यानी ये 3 घंटे का जरूर होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसमें आपको क्वालिफाई करना है। ठीक, अब यहाँ पे जो भी चीज़ें निर्देश दिए हुए हैं, है ना, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए एक चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में सटीक उत्तर दे, घुमाए फिराए नहीं आयोग को, है ना, बहुत सटीक उत्तर दीजिए। और जहाँ पे अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है वहाँ उसका अनुपालन कीजिए। जैसे आपको बोला गया कि अधिकतम 400 शब्द होना चाहिए, अधिकतम, तो फिर 400 से ज़्यादा मत जाइए। हाँ, 5-10 शब्द जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 400 शब्द बोला गया था आप 600 शब्द में लिख दिए, 500 शब्द में लिख दिए, ये बिल्कुल गलत होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के जो पूछे गए हैं आयोग द्वारा वो कैसे कैसे हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है एक निबंध लिखने के लिए, 400 शब्दों में निबंध। तो 400 शब्द में अगर लिखना है, आपका 390 आ रहा है, 380, तो कोई दिक्कत नहीं है,
10-15 शब्द इधर उधर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि शब्दों को वहाँ पे गिनने लगे कि 400 हुआ कि नहीं, वो नहीं करना है आपको। ये टोटल अंक 15 है। अब यहाँ पे निबंध में समझ लीजिए क्या पूछा जाता है। देखिए निबंध के 3-4 टाइप होते हैं। आपका जो भी एग्जाम्स होगा अभी आने वाले टाइम में, जो 7वीं जेपीएससी का मेंस होगा, उसमें भी इसी टाइप से पूछा जाएगा। तो निबंध देखिए किन किन क्षेत्रों से लिया जाता है। एक तो आपका करेंट से लिया जाएगा, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, ये एकदम करेंट से जोड़ के पूछा गया है। दूसरा कोई इंटरनेशनल रिलेशन से दे देगा, कोई जरूरी नहीं कि देगा ही देगा, लेकिन संभावनाएं बनती है, जैसे भारत पाक संबंध, ठीक। और एक सोशल से देगा, यानी समाज में जो भी चीजें चल रही हैं, जैसे भारतीय समाज में दहेज उन्मूलन के उपाय। अब इस पे आपको सारे बात लिखने हैं। और एक आपका हो जाता है झारखंड राज्य से संबंधित। तो ये 4 टाइप याद रखेगा। यानी अगर मैं बात करूं, एक पॉलिटिकल होगा, तो पॉलिटिकल में आपका भारत पाक संबंध हो गया। सोशल हो गया, जिसमें आपका भारतीय समाज में दहेज उन्मूलन के उपाय। और एक आपका करेंट से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये भी हो गया। झारखंड से एक जुड़ा रहेगा। अब देखिए यहाँ कितना इंटरेस्टिंग पूछा गया है कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता है ना, ये भी पूछा गया है। तो 5 में से कोई भी एक चूज कीजिए और 400 शब्दों में निबंध लिख डालिए, ये आपके अंक होंगे 15, ठीक है। दूसरा है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे 3x5 यानी 3 प्रश्न हैं 5-5 नंबर के। संधि और समास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अब अंतर स्पष्ट करने के कई तरीके आपने सीखे होंगे, तो वो तरीका यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए। संधि और समास पढ़े हैं तो बता दीजिए। कारक किसे कहते हैं, तो कारक को बताना है आपको, है ना। इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। और इसके जो भेद हैं, कारक के 8 भेद, इन भेदों को उदाहरण सहित लिखना है आपको, ठीक। अगला है क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण के साथ बताइए। तो ये तीनों आपको बताने हैं, तो आपको मिलेंगे 15 नंबर, ठीक। अगला है 2x5 यानी 10 अंक। तो आपको 5 बताने हैं इसमें, ठीक। किन्हीं 5 मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब मुहावरों के अर्थ केवल नहीं लिखना है, उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है उठाना रहना, खेत रहना, गुलर का फूल होना, नाच नचाना, 3 तेरा होना, नाक रगड़ना, गर्दन उठाना। तो इनमें से कोई भी आप 5 लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 3 ही आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़े है कि आयोग आपको फांसी पे चढ़ा देगी। 3 ही लिखिए, तो फिर आपको 2x3 मार्क्स मिलेंगे, यानी 6 नंबर के लिए आपने बनाया, 4 छोड़ दिया आपने, है ना। ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन कोशिश करना है कि ये सारे, देखिए ये सारे जो चीज़ें ना, जैसे ये हो गया संधि समास, ये मुहावरा, इसमें मत छोड़िए, यहाँ से ही बहुत अच्छे मार्क्स उठते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 5 को शुद्ध कीजिए। अब दिया कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, जिसमें से 5 को शुद्ध करना है। तो ये देख लीजिए कैसे हैं, है ना। मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, है ना। तो ये सारे चीज़ें जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो ये सब भी कर पाएंगे आप, है ना। चलिए, और इसके लिए अंक इन्होंने कितने बोले हैं, 10, ठीक। अब देखिए प्रस्तुत अवतरण का उपयुक्त, प्रस्तुत अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देते हुए संक्षेपण कीजिए। अब यहाँ पे एक आपका अवतरण दिया हुआ है, इसका एक आपका शीर्षक देना है। ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि शीर्षक में आमतौर पे अगर आप बहुत अच्छे से हिंदी पढ़े हुए हैं, आपका हिंदी व्याकरण और कुछ कुछ साहित्य पे कमांड है, तो ही आप इसका शीर्षक सही दे सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको कि संक्षेपण भी करना है। जैसे अगर मान लिया जाए अगर ये 100 वर्ड का है, ठीक, तो इसको संक्षेप करके 30 से 35 वर्ड में आपको निपटा देना है, ठीक है। तो ये है संक्षेपण। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये भी चीज़ हो जाएगा। ये 10 नंबर का है। तो ये था आपका हिंदी का। तो 50 अंक हिंदी का हुआ, यहाँ से आपको दिखा दिया। अब इंग्लिश में देखिए क्या है। इंग्लिश में भी बहुत सिंपल पूछा जाता है, कि ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड इंग्लिश होता है और आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो पहला प्रश्न पूछा है कि एक एसे लिखना है, ठीक है। और लेंथ क्या होगा, यानी वर्ड लिमिट क्या होंगे, तो 400 वर्ड्स होंगे। ये भी 15 मार्क्स का है। द नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन, बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है कि बताइए एग्जामिनेशन के पहले की रात, है ना। टूरिज्म इन झारखंड, बहुत बढ़िया। देखिए झारखंड से रिलेट करके इन्होंने पूछा है, बताइए यूज एंड अब्यूजेज ऑफ इंटरनेट, ये भी एकदम करेंट मुद्दे से जोड़ के इन्होंने पूछ दिया। एन इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी, ये बहुत सिंपल है, आप जिनको इंग्लिश आती है अच्छी खासी वो आराम से लिख सकते हैं। लिखना तो एक ही पे है ना,
तो आपको जो बेटर लगे, जिसमें आपको लगे कि बहुत अच्छे से लिख पाए, वो लिख लीजिए। अब आर्टिकल्स का यूज करना है आपको। 5 नंबर है, सॉरी 5 नंबर है यहाँ पे। आपको दूसरा नंबर में देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का यूज कीजिए जहाँ पे ए एंड द, 3 ही तो हैं, चौथा तो है भी नहीं, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब करेक्ट एंड रीराइट ओनली 5 ऑफ द। अब इसको क्या करना है ना, यहाँ पे इसको मान लीजिए यहाँ पे 5, इसमें से कोई भी 5 है ना, 7 है इसमें टोटल, तो इसमें से आपको कोई भी 5 उठाने हैं, करेक्ट करने हैं और फिर से लिख देने हैं। ठीक, माई मदर इज अ गुड कुकर। अब इसको अगर करेक्ट है तो कोई बात नहीं, है ना, अगर ग्रामेटिकल कहीं एरर है तो उसको ठीक करके फिर से लिखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए यह क्या है, एक्सुलरी वर्ब। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको 5 अंक मिल जाएंगे, 5 बनाने हैं, इसमें से सारे बनाने हैं। अच्छा, अटेम्प्ट एनी 5, तो यहाँ भी 7 है टोटल, कोई भी 5 इसमें आप बना लीजिए। जैसे यहाँ पहला पूछा, राइट ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पे राइट सही होगा, रोट होगा, रिटेन होगा, हैड राइट, जो भी है आपका, ये पढ़े हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत इजी है, बहुत हार्ड भी नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 नंबर के हैं ये। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग। अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आंसर देने हैं जो भी इसके नीचे दिए हुए। देखिए लंबा पैसेज है, तो इसको पैसेज को पहले देखिए, पैसेज में क्या है, हिंदी या इंग्लिश, पहले पैसेज को मत पढ़िए। अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाना है आपको तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं वो पढ़िए, उसके बाद फिर आप पैसेज पढ़िए, बहुत आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। तो ये भी करना आपको। 10 नंबर का अगला है 4 नंबर। अब प्रेसिस लिखना है तो आप लिख दीजिए, है ना, पैसेज को देख के आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मेन चीज़, ये तो हो गया कि ये अगर देखा जाए तो दूध भात था, मतलब ये केवल पास करना है, इसमें बहुत हार्ड नहीं है। देखिए पेपर 1 जो है बहुत हार्ड नहीं है, और इसमें ना के बराबर कैंडिडेट फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप तैयारी बिल्कुल कुछ ना कुछ तो किए होते हैं, और क्वेश्चंस का पैटर्न इस तरह होता है कि आप फेल नहीं होते हैं लोग, बहुत कम, बहुत रेयर देखा जाता है। अब यहाँ से आपकी मेन लड़ाई है ना, यहाँ से मेन चढ़ाई है। पहले आप प्लेन रोड पे थे, यानी प्लेन रोड ये वाला था, अब आता है यहाँ से चढ़ाई, और यही एक जो पेपर 2 है भाषा और साहित्य का, यही एक है आपका निर्णायक, मतलब यूं बोले कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर टोटल हैं 4। अब ध्यान दीजिएगा, जीएस पेपर टोटल 4 हैं। सारे लोग जीएस पढ़े हैं, जो पीटी पास करेंगे ना वो सारे जीएस में कुछ ना कुछ जानते हैं, बेटर ही जानते हैं, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि 150 अंक एक तरफ रख दीजिए, यदि कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट यहाँ पे हिंदी लेता हो, मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज रखा, कोई रखता है मान लीजिए खोरठा, ठीक है। अब दोनों का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब कोई हिंदी रखा है और कोई खोरठा रखा है, बात समझिएगा। तो अब खोरठा जिसको बहुत अच्छे से समझ में आता है, मार्क्स ज़्यादा उठने की, जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके आधार पे मैं बता रहा हूँ, खोरठा वालों के मार्क्स बहुत अच्छे उठ गए, हिंदी वालों के मार्क्स औसतन आए, ठीक है। किसी के 55 आए, किसी के 50 आए, किसी के 45 आए, किसी के 60 आए, लेकिन खोरठा में बहुत लोग 90, 100, 80 ऐसे नंबर लाए, 110 ऐसे करके लाए नंबर। तो मेरे कहने का मतलब कि यहाँ एक बहुत बढ़िया आपका रणनीति होना चाहिए कि मुझे कौन सा लैंग्वेज लेना है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो 15 आयोग बोली है उसमें से आप सोच समझ कर लैंग्वेज का चयन करेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं हिंदी भाषा और साहित्य। तो पहले आपको हिंदी भाषा दिखा देता हूँ मैं कैसा है, ठीक है। अब ये जो निर्देश है वो आप बाद में पढ़ लीजिएगा, 3-3 घंटे के हैं। यहाँ पे जो भी लिखे गए हैं निर्देश आपके दिए हुए हैं, कई खंड में बटे हुए हैं, भाग ए या खंड ए। अब यहाँ पे मार्क्स है आपका 35, 5 × 7। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए, यानी एक प्रश्न 7 नंबर का है। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है इन्होंने। हिंदी भाषा के क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब जो हिंदी भाषा का जो इतिहास पढ़ चुके होंगे, है ना, तो वो बहुत आसानी से यहाँ पे उत्तर दे पाएंगे। भाषा तथा बोली के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब ऐसा भी तो नहीं है कि हमको एक लाइन में बताने हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, थोड़ा रहेगा, है ना। कम से कम 100 वर्ड तो लिखिए ही लिखिए, 70-80 वर्ड कम से कम। समास क्या है, इसके भेदों की चर्चा कीजिए। राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व को बताइए। काव्य प्रयोजन क्या है, स्पष्ट कीजिए। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए। व्यंजना शब्द शक्ति के लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो इन 7 में से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई भी 5 आपको चूज करके उत्तर देने हैं, ठीक।
दूसरा आता है भाषाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधारों की सोदाहरण विवेचना कीजिए। और ख में वही पूछा गया है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में विवेचित काव्य हेतुओं की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे आप पढ़ लेंगे कि 2 में क्या करना है। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त है। भाग 1 में कुल 4 प्रश्न 1 से 4 एवं भाग बी में कुल 4 प्रश्न 5 8 है। अच्छा, अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत कुल 7-7 प्रश्न हैं। अब देखिए जहाँ पे अनिवार्य लिखा वहाँ पे तो आपको देने हैं। तो देखिए यहाँ पे 10-10 अंक के हैं, ये आप बता सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे केवल पैटर्न दिखा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है ना। तीसरा नंबर में आते हैं, यहाँ पे हिंदी के सर्वनामों का सुधारण विवेचन कीजिए। अब हिंदी के सर्वनामों का सुधारण विवेचन कीजिए, ये आपको करना है। दूसरा, ध्वनि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता बताइए। 10-10 अंक के हैं ये। चौथा नंबर, प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा और प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। 10 अंक के हैं। संधि और समास की परिभाषा देते हुए इनके बीच व्याप्त अंतरों को सुधारण स्पष्ट कीजिए। जहां भी अंतर वाला आता है अगर आपको याद है तो ये बनाइए, बहुत अच्छा मार्क्स इसमें आता भी है। ठीक है। खंड बी की बात करें, यहाँ आपके 35 अंक हैं और ये आपको 5 उसी तरह से उत्तर देने हैं। वहाँ पे क्या था कि आपका जो हिंदी का इतिहास था, विकास था, क्षेत्र था, वो सारे चीज़ दिए हुए थे। यहाँ पे क्या है, टोटली साहित्य पूछा गया है। खंड बी में क्या है, टोटली लगभग साहित्य। आपने देखा खंड 1 में आपने व्याकरण से बहुत सारे पार्ट्स देखे। अब यहाँ पे क्या है, खंड बी में साहित्य से संबंधित चीज़ें पूछी गई है। अब यहाँ टोटल है आपके 7 प्रश्न। ठीक है। अब देना कितना है, तो 5 का उत्तर, तो कोई भी इसमें 5 दे दीजिए। जैसे साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी प्रणाली क्या है, यदि आपको आते हैं तो बनाइए। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अन्य नामों की अनुपयुक्तता पर विचार कीजिए। संत काव्य धारा की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। बिहारी के दोहे हैं, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर जैसी उक्ति को चरितार्थ करते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है। आधे अधूरे आधुनिक मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों को सामने लाता है, इस कथन की तक। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे उत्तर देते रहने हैं जो भी आपको आता है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, है ना, फिर आपका है चर्चा कीजिए। तो इन सारे वर्ड्स को कभी मैं समझाऊंगा कि इन सारे वर्ड्स में जो लास्ट में लगते हैं, चर्चा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, मंतव्य दीजिए, तो इन सारे वर्ड्स को मैं कभी समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से कि इसमें करने क्या होते हैं। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। 6ठा नंबर, अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है, इस कथन की सत्यता की जांच सुधारण कीजिए। यहाँ पे साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की नारी दृष्टि का मूल्यांकन, तो देखिए जो साहित्य पढ़े हैं आप, अगर आपके दिमाग में है तो ये चीज़ लिख पाइएगा। और दूसरा है कि प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। अगला 7 नंबर है, हिंदी उपन्यास परंपरा में महिला आंचल का महत्व बताइए। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए। प्रगतिवाद अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी काव्यधारा के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव है, इस दृष्टि से प्रगतिवादी कवियों और उनकी रचनाओं पर मंतव्य दीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके पूछा गया है यहाँ पे। 8वां नंबर कहता है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे एक आपका काव्य से संबंधित चीज़ रख दिया गया है, उसी का एक पार्ट, और आप व्याख्या कीजिए इसको। प्रसंग कहाँ से लिया गया है, कौन ये बोला है, इसके कवि कौन है, ये सारे चीज़ बताने हैं। दूसरा में है जयघोष तुम्हारे चारण करेंगे हत्या रक्त, तो ये सारे चीज़ आपको पढ़ लेने हैं पहले अच्छे से। दूसरा है 10-10 नंबर के आदिवासी साहित्य की आवश्यकता अथवा समकालीन हिंदी पत्रकारिता पर एक निबंध लिखिए। तो हिंदी के इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। अब मैं और लैंग्वेज को दिखाऊंगा, अभी ये पेपर 3, 4, 5, 6 देख लीजिए, उसके बाद मैं लैंग्वेज दिखाऊंगा आपको। नागपुरी का भी दिखाऊंगा, खोरठा का दिखा दूंगा, हो का दिखाऊंगा, है ना, उड़िया का दिखाऊंगा। तो ये सारे लैंग्वेज को भी मैं दिखाऊंगा, वेट कीजिए। लेकिन पहले हम देखते हैं जीएस पेपर। अब यहाँ से जीएस पेपर स्टार्ट होता है। तो जीएस पेपर 3 के तहत पूछा जाएगा आपसे सामाजिक विज्ञान, और इसमें इन्होंने 2 सेक्शन को रखे हैं 100-100 नंबर के लिए। इतिहास एवं भूगोल, है ना, पूर्णांक कितना है 200 और समय है 3 घंटा। तो सोच समझ के आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। चलिए यहाँ पे जाइए। अब देखिए वस्तुनिष्ठ, अब मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको मेंस बहुत अच्छे से करना है तो कुछ ज़रूरी बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो ये कि देखिए मेंस क्या है, एक युद्ध है, और इस युद्ध में वही जीतेगा जिसके पास भरपूर रणनीति हो। निर्णायक रणनीति ही निर्णायक है। तो आप भरपूर बहुत अच्छे तरीके से रणनीति बनाए हों, साथ ही साथ आपके पास इक्विपमेंट यानी जो पर्याप्त साधन है वो होने चाहिए।
एक और बात कि यहाँ जो युद्ध जो यहाँ पे होगा, यानी मेंस की जो लड़ाई है, इसमें वही जीतेगा जो चतुर होगा, यानी कुशल योद्धा बोलिए, चतुर योद्धा बोलिए। चतुर योद्धा ही इतिहास रचते हैं और आपको इतिहास ही रचना है एक तरह का। तो चतुराई यही कहता है कि आप जब मेंस की तैयारी करें तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चले गए, बहुत परेशान हो गए। आप उस चीज़ को देखिए जो सबसे पहले मैं इजीली तरीके से कर सकता हूँ। 20 अंक तो पहले आप मुट्ठी में कर लीजिए। इस 20 अंक, 20 क्या मैं 40 बोलता हूँ, 20 तो एक पार्ट के है ना, फिर आपको 10 × 2 = 20, तो ये 20 20 40, यानी आपके 200 में 40 मार्क्स हर सेक्शन में। जीएस में आपके 4 सेक्शन होते हैं, जीएस पेपर टोटल 4 है ना, तो हर जगह अगर आपने 40 40 कर रखा मुट्ठी में, तो आपका तो 4 चौका 16, 160 नंबर। अगर 160 में बहुत खराब भी हुए तो 150 अंक तो आप ऐसे ही ले आए, ये चुटकी बजाय आ गया। अब कहेगा सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मतलब रखा हुआ है, तो जी हाँ, अगर आपने बहुत तरीके से पढ़ाई की है तो ये बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और ये क्या है आपका, देख लीजिए पहले। 10 × 2 यानी 10 क्वेश्चन रहेंगे 2 2 मार्क्स के। तो यहाँ पे एकदम आसानी से एकदम आपको उत्तर देने हैं। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी संघ को हराकर आत्मसात किया? 4 ऑप्शन दिखेंगे, आपको आंसर करने हैं। फिर दूसरा देखिए, हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित था? मैंने क्या बोला कि आप बहुत इजीली तरीके से मेंस में कर सकते हैं, बट आपको बहुत ही निर्णायक रणनीति बनानी होगी। तीसरा पूछता है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? हिस्ट्री आपको पढ़नी ही है डिटेल्स में, तो ये सारे उत्तर आप दे सकते हैं। किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? हुमायूंनामा की रचना किसने की? किस वर्ष डच भारत आए? बहुत सिंपल प्रश्न भी पूछे गए हैं। मित्र मेला का बाद का पुनर्नामाकरण हुआ। स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बनाई गई? है ना, ये सारे क्वेश्चन। बंगम मांझी नेता थे, किसके नेता थे? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया, किसने किया? तो ये आपके देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए, आपके टोटल पूछे गए 20 अंक पूछे गए। तो 20 अंक में आप अगर एक आध क्वेश्चन का जवाब नहीं भी दे पाए तो उसी का तो मैं 10 नंबर हटाया था, तो कम से कम आपका 150 नंबर तो हाथ में है, बिल्कुल इजीली तरीके से। इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास भी, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं मोल लेना है ना। अब यहाँ से आता है थोड़ा टफ सेक्शंस। देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न दिखेंगे आपको, लेकिन 2 ही के उत्तर देने हैं, और 2 के मार्क्स कितने हैं? तो 40। हर एक प्रश्न 40 अंक का होगा, और यही थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल्स में लिखने होते हैं। मुझे भी याद है कि जब ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो रहा था, हालांकि मेरा बहुत पहले ग्रेजुएशन हुआ, तो उसमें जो 20-20 अंक के होते थे, 20-20 अंक के 5 प्रश्न होते थे। हालांकि 10 प्रश्न किसी में 8 ही देते थे लोग, है ना, रांची यूनिवर्सिटी वाले। मैक्सिमम 10 ही होता था। 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, और 20-20 अंक के होते थे। तो 20 अंक तो मुझे याद है कि 4 से 5 पेज बोथ दोनों साइड मिला के लिखता था। तो आप सोच लीजिए कि 40 मार्क्स के उत्तर आपको देने हैं, तो शब्दों की सीमा क्या होगी, इस पर भी कभी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए। चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, यानी आपको डिस्क्राइब करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। चुने हुए शब्दों को रखना है, तत्सम शब्दों का प्रयोग थोड़ा खुल के करना है ना। या इन्हीं में से, या मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, है ना। या बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। या बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन यानी सरदरी आंदोलन से प्रभावित था? बिरसा आंदोलन के प्रभाव की विवेचना करें। अब ये 4 प्रश्न में आपको कोई भी 2 आपको बना देने हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि झारखंड से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो सबसे आप वार्क कीजिए, झारखंड वाले पे जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, है ना, मिल जाएंगे, और कंटेंट भी आपके पास बहुत बढ़िया होगा। तो एक तो झारखंड वाला ले लीजिए और एक हिस्ट्री वाला, कोई भी आप 3 में से ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है। अगर आप दोनों इधर का लेना चाहते हो तो भी ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया 2 और 3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं जियोग्राफी की बारी है। अब जियोग्राफी में भी सेम चीज़ होगा, यानी आपका यहाँ पे 20 अंक शुरू में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। देखिए 20 अंक है ना, तो यहाँ भी सभी प्रश्न के उत्तर दें। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये आपको बताना इजीली है, कुछ नहीं है, यहाँ पे आराम से आप आर्द्रता परिणाम है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, उष्मा की, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति
कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद है आपका भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। बहुत इजी पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी मिलेंगे आपको, नो डाउट। निम्नलिखित खनिजों में से भारत किस खनिज का विश्व का सर्वाधिक भंडारण है? तो ये आपको बता देने हैं। भारत में लेटराइट मृदा का सर्वाधिक जमाव किस राज्य में है? बहुत इजी है। बृहद विभाजक या जननांकिकी होगा वहाँ पे विभाजक, ये भी बहुत इजी है, पढ़े होंगे आप। टोडा जनजाति, बहुत सिंपल प्रश्न है। झारखंड का सबसे ऊंचा प्रपात, तो देखिए देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ 20 प्रश्न तो बिल्कुल इजी है ना। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अब आते हैं जो टफ वाला सेक्शन है, यानी 40 नंबर के जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यही आपकी लड़ाई है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया पहला, अब इसमें से भी क्या है कि 4 रहेंगे, 2 के उत्तर देने हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है? व्याख्या कीजिए। या वर्तमान समय में भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है? व्याख्या कीजिए। या स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का कारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। या झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे 4 प्रश्न में आपको देने हैं, कोई भी 2 जो आपको बेटर लगता हो, जिसमें आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊं, तो वो आप उत्तर दे दीजिए। जिसमें भी आपको कंफर्टेबल फील हो, जिसमें लगे कि मेरे पास शब्द भंडार भी हैं, मैं बहुत अच्छे से तरीके से लिख लूँगा या लिख लूँगी, तो वो बहुत अच्छे से आप लोग दोनों कर पाएंगे। 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं तो आप सभी इसे दे पाएंगे। चलिए अगला आता है पेपर 4। पेपर 4 है भारतीय संविधान और राजनीति, लोक प्रशासन तथा सुशासन। यहां भी वही चीज है, आपका 40 प्रश्न पूछा 40 अंक पूछे जाएंगे। ये भी 2 सेक्शन में बटा है, खंड अ और खंड ब, यानी खंड सेक्शन ए सेक्शन बी। तो यहां भी आपको आराम से देखिए कौन सा संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था? बहुत ही इजी प्रश्न। मूल कर्तव्य भारत के संविधान में किस भाग में दिए गए हैं? ये भी बहुत सिंपल है। बस भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। ये भी बहुत इजी पूछे हैं, आराम से आप 10 में 10 बना सकते हैं, यानी 20 अंक यहाँ से उठा सकते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? और भारत का प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष, देखिए भारत के जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, हजारों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन चुन कर लेना है। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? और भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है ना? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता? अभी राज्यपाल का योग्यता बताना है ना, बहुत सिंपल। ये है मेन लड़ाई आपका 40 × 2 यानी 2 × 40 के ही 80, यानी एक प्रश्न 40 नंबर के। यहाँ सोच समझ के उत्तर देने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भारत में मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि आपको राइट्स बहुत अच्छे चाहिए, लेकिन ड्यूटी करने कोई नहीं चाहता है। ड्यूटी निभाना बहुत कम लोग चाहते हैं कि मैं तरीके से निभाऊं। वही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कम महत्व दिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको ढल जाना है इस ओर कि एकदम सहमत हो गए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सहमत नहीं है। आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भी बात है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, जो भी बात है वो सर्वे सर्वा होना चाहिए। ये नहीं कि मूल अधिकार हमको चाहिए और कर्तव्य हमको कोई मतलब नहीं है कर्तव्य से, या हम मूल कर्तव्य को बहुत अधिक महत्व दे दिए, तो गलत बोल रहे हैं आप। आवेश में नहीं आना है, भावावेश में नहीं आना है, दोनों बात बता रहा हूँ। पहला, आवेश में भी नहीं आना है उत्तर लिखते समय या इंटरव्यू के टाइम, या भावावेश में भी नहीं आना है। आपको बिल्कुल कंट्रोल, कूल एंड नॉर्मल रहने हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, विशेष कर उदारीकरण के दौर में भारतीय प्रधानमंत्रियों की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। देखिए कितना क्वेश्चन को रिलेट किया इन्होंने करंट टर्म से, कि आपसे पूछा गया कि लिबरलाइजेशन इरा के टाइम में आप बताइए कि भारतीय प्रधानमंत्रियों की शक्ति और कार्य का परीक्षण आपको करना है, तो ये भी है। अगला है आपका 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यकरण में जीवन को अनुप्रेरित कर दिया गया है। आलोचनात्मक विवेचन करना है आपको, ठीक। और अगला है कि टिप्पणी करना है, ये 2 जो दिए हुए हैं। और देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखिए या टिप्पणी कीजिए, तो ये पकड़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा होता है, इसमें मार्क्स भी उठ जाते हैं, ठीक है। जनहित मुकदमेबाजी के उदाहरण है पहला। दूसरा, संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी। लेकिन अगर आता हो तभी, ऐसा नहीं कि मैंने भूल दिया या फिर आपको लगा कि हाँ ये करना चाहिए, तो नहीं। मैंने क्या बोला कि जो ये वाले मार्क्स हैं, यानी
ये 40 नंबर वाले, इसको सोच समझ के दो ही तो लेना है, तो सोच समझ के उत्तर आपको देने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन दो ही देना है इसमें उत्तर, राइट। अब खंड ब में आते हैं। खंड ब क्या है कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, जो ग्रेजुएशन में है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस ग्रेजुएशन का पार्ट है, तो वहां से पूछेगा पोस्ट कोर्ब। अब पोस्ट कोर्ब आप ग्रेजुएशन का बुक खोल के देखिए, उसमें मिलेगा। तो परिवर्णी शब्द किसने दिया, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा इन्होंने। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक, तो ये सब जो राइटर है उनको याद भी आपको करना है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ निम्नांकित में से किसका भाग है, तो ये भी देखिए बहुत सिंपल प्रश्न इन्होंने पूछ दिया है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया, तो ये नीति आयोग देखिए उसी टाइम नीति आयोग अस्तित्व में आया, उसके जस्ट एक साल बाद, लगभग 1-1.5 साल बाद आपका एग्जाम्स का वो नोटिफिकेशन वगैरह आया था। तो बहुत सिंपल प्रश्न इन्होंने करंट से भी जोड़ के पूछा है। भारत के संविधान में निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों यानी स्टेट पीएससी का प्रावधान किया गया है, ये भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, तो देखिए जो भी यहाँ पे अवधारणा दी है, विकास प्रशासन हो या फिर आपका गुड गवर्नेंस, जो भी चीज़ें हैं तो आपको याद कर लेने हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, इनमें से कौन नहीं है ये पूछा गया है ना। निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है। मास्टर मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं। अब यहाँ पे आता है 40 × 2 80 नंबर, यानी हर एक प्रश्न 2 प्रश्न होंगे, 40-40 नंबर। वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए। ट्रेडिशनल टाइम में जो प्रश्न पूछे जाते थे, सिंपली पूछा जाता था लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, मॉडर्न क्या किया, थोड़ा सा क्या इन्होंने ट्विस्ट किया कि वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में, है ना, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो ये याद रखिएगा कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ने हैं थोड़ा डाटा करंट का मैच करके पढ़ना है। अगला है कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, यदि नहीं तो इसके कारणों को चिन्हित करते हुए आगे के मार्ग के लिए सुझाव दीजिए। तो अगर आपको लगता है सुझाव तो दे भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपको सोच समझ के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। निम्नलिखित पर टिप्पणी की, जब देखिए टिप्पणी वाला मैंने क्या बोला कि अगर आपको आ रहा हो तो दोनों भी बहुत ही इजी है। वित्त आयोग का गठन और भूमिका ये बहुत इजी है, और राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका ये भी इजी है, बहुत बढ़िया आप इस पर लिख सकते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यक्रम का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो कोई भी इसमें आपको 2 लिखने थे, ठीक है, यहाँ से 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन है, इसमें कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। पेपर 5 की बात करता हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, भूमंडलीकरण और सतत विकास, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये भी है 3 घंटा 200 नंबर जो भी है। यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, आपका क्या है, पहला आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा, 40 प्रश्न बोल रहा हूँ, 20 अंक, सॉरी, हाँ पहला है भारतीय, माफ कीजिएगा 20 अंक पूछा जाएगा, 10 प्रश्न होंगे ना। भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन को निम्न उपाय द्वारा नियंत्रित कर सकता है। बिल्कुल सही पूछा, इजी ही पूछा, बहुत टफ नहीं। मुद्रास्फीति का कारण आपने पढ़ा है तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा अंग है, ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत घुमाया नहीं है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होता। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, आपको बताने हैं। नरसिम्हन समिति फर्स्ट की नियुक्ति किसके लिए की गई थी, है ना। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं समझा जाता है। पूंजी निर्माण दर्शाता है, क्या दर्शाता है, वर्तमान में भारत में घरेलू बचत की अनुमानित औसत दर है कितनी है, तो ये आपको बताने हैं, राइट। अब आगे देखेंगे, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास की ओर निम्न में से किस योजना का लक्ष्य था, ठीक है। तो ये भी देखिए 9वीं 10वीं पंचवर्षीय योजना पढ़े तो बहुत इजीली दे सकते हैं उत्तर। वर्ष 2016 में एचडीआई में विश्व में 188 देशों के बीच भारत का स्थान क्या था। तो देखिए ये सब तो पूछेंगे ही, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ना, कभी पूछ देंगे खेती के बारे में पूछ दिए, कभी कुछ भी पूछ दिए, तो
इंडियन इकोनॉमी का सिंपल चीज पूछ सकते हैं ये भी। सतत आर्थिक विकास निर्भर करता है किस पर? वर्तमान में 100% प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग यानी एफडीआई की अनुमति किस क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए इस प्रकार से आपके पूछे गए हैं। भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त कुल अनुदान में निम्न में से किसका हिस्सा अधिकतम है, ये पूछा गया है। पिछले दशक में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई भारत में आया है? सीएसओ द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के नए आंकड़ों के अनुसार 2011-12 की कीमत पर कुल जीडीपी में कृषि का हिस्सा 2013-14 में क्या था? ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है क्वेश्चन को। भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ है, सिंपल है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा झारखंड राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का कौन सा स्थान है? और अगला है, झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वनाच्छादित है? देखिए बहुत सिंपल प्रश्न पूछा है। अब यहाँ पे देखिए अगला है खंड 2 में से आपको बताने हैं कोई भी एक। हाल ही में, अब ये इकोनॉमी वाला सेक्शन है ना, तो वैसा 40-40 वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ इन्होंने डिफरेंट बांट दिया है ना, तो ये देख लीजिए। खंड 2 में क्या है, एक ही आपको देना है। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तन की विस्तृत चर्चा करें, या भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो ये है, एक बताना है आपको। खंड 3 में क्या है, 10-10 अंक के मेरे ख्याल से ये होने चाहिए, है ना। वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो यहां पे आपके ये पूछे गए, दर्शाएं कि यह अधिनियम निम्न आय वर्ग की खाद्य असुरक्षा को कम करने में सहायक होगा, या आपको बताने हैं समावेशी को कैसे मापा जाता है। क्या भारतीय आंकड़े रोजगार एवं प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में आर्थिक समावेशन को दर्शाता है? जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे तो आप सबसे पहले तो ये करिए काम कि समावेशी को कैसे मापा जाता है। देखिए राइट, तो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा है कि क्या भारतीय आंकड़े, तो इस तरह से हाईलाइट करके आप प्रश्नों को मैं बताऊंगा बाद में कभी भी, तो देख लीजिएगा। खंड 4 में क्या है, आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, या भारत में कृषि व्यापार बाजार के दोषों की समीक्षा कीजिए। इसके निदान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 स्टेप 3rd स्टेप तक पूछे गए हैं, यानी 2-2 3-3 पार्ट कर दिए गए हैं, आपको उसी तरह से बताने भी हैं। खंड 5 में देखिए, झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए। ठीक, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं। या झारखंड में कृषि क्षेत्र के खराब कार्य प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा कीजिए। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए सुझाव दें। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। 5 सेक्शन है, तो 10-5 50 दूना 100, आप नंबर एक बार मिला लेंगे, है ना इसमें। चलिए, तो ये है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 40x2 नहीं होता है ना, 40x2 वाला यहाँ पे पैटर्न नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे लिखने। अब 6 पेपर में आते हैं, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी विकास। अब देखिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस तो कहा गया है, लेकिन इसको कैसे जोड़ा गया, टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे, इन्वायरमेंट से भी रहेंगे और जनरल साइंस से भी रहेंगे। यहाँ भी 3 घंटे हैं। चलिए, अब 20x2 यानी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 20 और होंगे 40 नंबर। ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को कहते हैं। ये सिंपल आपके साइंस का क्वेश्चन है। आप किसी वस्तु को जमीन से एक टेबल पर उठाकर रखते हैं, इस क्रिया में संपादित कार्य निर्भर नहीं करता है। देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आप आराम से बना सकते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पृथ्वी का पथ है कैसा है? जब एक संरक्षित बल किसी पिंड पर सकारात्मक कार्य करता हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है घटती है, ये बताने हैं। आनुवांशिक विषय के पिता निम्नलिखित में से कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। पूर्वावस्था की अवस्थाओं को क्रमबद्ध सजा कर लिखे, तो ये आपको सजाने हैं, कैसे कैसे क्या है। हीमोफीलिया क्या है, ये आपको बताने हैं। इनमें से किस ऑर्गेनल की को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? देखिए थोड़ा सा इन्होंने शब्द को इंग्लिश लैंग्वेज में किया और पावर हाउस पूछ दिया। बहुत सिंपल प्रश्न है ये। पौधों के लिए पोषक तत्व है कौन सा, ये आपको बताने हैं। 4 में से कोई एक। नीम पेड़ के उपयोग किस रूप में है? खाद्यान्न में निम्नलिखित फसलें समाहित होती है कौन से? खाद्यान्न में कौन कौन से आते हैं, ये आपको बताने हैं। योजना आयोग की रिपोर्ट 1989 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में
झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये भी सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है ये। किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी का निर्माण होता है, ये आपको बताने हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? ये सभी जानते होंगे आप। रेड डाटा बुक में कौन सी सूचना है? ये भी जानते हैं आप। HIV एवं एड्स निवारण एवं नियंत्रण एक्ट किस साल लागू हुआ? देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। GIS किस तरह के डेटा से संबंधित है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन कुष्ठ रोग के कारण है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20 अंक वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो 20 अंक वाले इकोनॉमी में भी वैसे ही थे, 20-20 अंक वाले 5 थे, तो 20-25-100 उधर हो गया था। ठीक है ना, एक होगा। चलिए 2 नंबर देखिए, अपश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या हैं? ये तो सिंपल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का। प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखें। पराश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन करें, या केपलर के ग्रहीय गति के सिद्धांत का वर्णन करें। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के बीच प्रभेद बताएं। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है इन्होंने। और इसके बाद क्या है, तीसरा नंबर, लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं? इसे उदाहरण देकर समझाएं। या पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन के नाम लिखें, इसके कार्यों की व्याख्या करें। और अगला चौथा नंबर, कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं? कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबंधन का वर्णन करें। या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इसमें से कोई भी आपको कर लेने हैं। अगला आते हैं, अब ध्यान दीजिए, यहाँ 5वां नंबर, ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या है? नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय लिखे। देखिए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, यदि आपने बहुत अच्छे केयरफुली तैयारी नहीं की है, रीडिंग नहीं किया है, आपके दिमाग में कंटेंट नहीं है, तो लिखने में दिक्कत होगा। इसलिए अभी से एकदम लगे रहिए। या इसी को बताना है, जलवायु परिवर्तन के प्रमाणों और कारणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 6ठा नंबर कहता है वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विस्तृत विवरण लिखें। या कैंसर रोग की परिभाषा दें, कैंसर के प्रकार का वर्णन करें, कार्सिनोजेंस की सूची दें, ये बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ लैंग्वेज पेपर पे, जिसका था आपको बहुत देर से इंतजार। GS पेपर चारों मैंने दिखा दिया, उसके बाद आपको लैंग्वेज में हिंदी दिखा चुका हूँ। अब आते हैं नागपुरी, देख लीजिए कैसे पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन लैंग्वेज जो भी पेपर हैं, 15 जो भी लैंग्वेज जो भी लीजिएगा, 150 नंबर के होंगे, 150 नंबर के। ठीक है, समय 3 घंटे होंगे। अब नागपुरी देखिए क्या है। हेठे देल में से कोनो 5 सवाल ठो उत्तर कर जवाब संक्षेप में देऊ, तो देऊ 7 × 5। तो यहाँ पे जो 7 सवाल दिए गए हैं, इसमें से कोई 5 सवाल का जवाब संक्षेप में देऊ, मतलब 5 को बताना है। जैसे नागपुरी में एक वचन से बहुवचन कैसे बनायल जाएला, उदाहरण संगे लिखूँ। नागपुरी कर कारक चिन्ह के उदाहरण संगे समझाऊं। नागपुरी भाषा का उद्भव कहाँ से हुई है, लिखो। तो देखिए जो भी आप नागपुरी में व्याकरण पढ़े हैं तो वो आप बना सकते हैं इसे, राइट। यहाँ पे कितने बनाने हैं? 5। सेम एकदम आपके लैंग्वेज हिंदी की तरह ही है ये, मतलब हिंदी में जैसे पूछा था उन्होंने 5 प्रश्न पहले, तो 7-7 नंबर के, तो वैसे यहाँ है। नागपुरी भाषा का विकास ऊपरी सिलसिलेवार लेख लिखूं, मतलब नागपुरी भाषा का विकास कैसे हुआ, सिलसिलेवार आपको लेख लिखना है। इस पर 20 नंबर के हैं। देवनागरी लिपि कर उद्भव और विकास कैसे होलक बताऊं, ये भी 20 नंबर के हैं। उपसर्ग का हके, नागपुरी में उपसर्ग और प्रत्यय में का फर्क है, समझाई के लिखूं। समझाई के लिखूं नहीं तो नंबर नहीं मिलूं है ना, तो समझा के लिखना है आपको। 20-20 नंबर के ये तीनों हैं, तो 60 यहाँ हो गए और 35 इधर जोड़ लीजिए। खंड ब में आते हैं, यानी ख में आते हैं, ठीक है, यहाँ भी 35। अब ये 35 जो होगा वो होगा आपका कंप्लीटली साहित्य से। ऊपर क्या था आपका व्याकरण से संबंधित था, लेकिन यहाँ क्या होगा साहित्य से होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, साहित्य भी आपको पढ़ने हैं। हेठे देल में से कोनो 5 ठो सवाल कर जवाब लिखूं। नागपुरी कवि हनुमान सिंह कर कोनो रचना के लिखूं। अब हनुमान सिंह साहब ने जो भी नागपुरी में लिखा होगा, कोई रचना लिख डालना है, तो कब लिखाएगा जब आपको पता होगा तब। नागपुरी कवि सुब्रन राय कर कृति मनक चर्चा करूं। तो ये सारा चीजें आप देख लीजिएगा। फिर आगे आते हैं, हेठे देल गद्यांश का संक्षेपण करूं। ठीक, करिए संक्षेपण। जो लिखा है, जेकर भाषा कर आपन सहित हैं, उकरे में आपन इतिहास लुकल है। देखिए ये संक्षेपण करना है। ये अगर आपका मान लीजिए 70 वर्ड दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए कि 1/3 कर दें, है ना। तो 22-25 वर्ड में लिख दीजिए, इसको संक्षेपण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका
झारखंड कर पारंपरिक कला मिट्टी, झारखंड कर पारंपरिक कला मिट्टी कला कर बारे में बताऊं। 6 नंबर ये आपका टोटल, अच्छा इसी में से था, सॉरी, 5 ठो सवाल कर जवाब लिखो। जो यहाँ पे 7 दिया है यहाँ तक, इसमें से कोई भी 5 आपको करना था। तो गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, ये सारा लिखिए, नागपुरी का भी शोभन राय कर कृति मनक चर्चा करो, कोई भी आप 5 लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं 6ठा नंबर, नागपुरी साहित्य कर विकास में दोसर सहित मनक का प्रभाव है। 20 नंबर का है ये। हेठे दिल गद्यांश के नागपुरी में अनुवाद करूं। अब देखिए, जो नागपुरी जानते हैं वही अनुवाद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस ऑब्जेक्टिव नहीं है। जिसने भी इस धरती में जन्म लिया है उसे एक दिन मृत्यु अपने आगोश में समेट लेगी। इसको नागपुरी में लिखना है, सेम एकदम, ठीक है। चलिए, ये 20 नंबर का है। अब आते हैं 20 नंबर का फिर से, हेठे देवल अनुच्छेद के पढ़ू और 5 में से कोनवे 3 ठो सवाल कर जवाब लिखूं। तो ये हेठे जो दिया है आपका अनुच्छेद, उसमें पढ़िए और 3 ठो सवाल कर जवाब लिखूं। अब यहाँ 5 ठो सवाल देवल है, तो 5 ठो सवाल में आपको 3 ठो सवाल के जवाब देवे हैं। तो 3 कोई भी दे दीजिए, जानकी कैसन छोड़ी रहे, अजय काले विदेश चल गेलक, ये सारे आपको पढ़ने हैं और अच्छे से इसका जवाब, ये ईजी है। मतलब ये 5 जो हैं यहाँ पे जो पूछा है कि 5 में से कोई 3, तो ये ईजी है, आप आराम से इसको दे सकते हैं। अब आते हैं खोरठा भाषा और साहित्य। तो ये था नागपुरी, आपने देख लिया। यहाँ पर नागपुरी एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये था नागपुरी भाषा एवं साहित्य, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक पार्ट में व्याकरण वाला सेक्शंस बहुत ज़्यादा थे और दूसरे में था आपका साहित्य वाला पार्ट। अब आते हैं खोरठा की बात करते हैं। खोरठा में भी वही 150 नंबर का होगा, 3 घंटा समय होगा। देखिए यहाँ पे अब ग्रुप ए में है, हेठे उखरवल 7 सवाल में 5 सवाल एक उत्तर दाय। तो दाय क्या है कि 7 सवाल दिया हुआ है यहाँ पे और आपको देने हैं, यहाँ पे नीचे तक है कि 5 ही का जैसे बोला गया है। देखिए, जो भी भाषा है उसमें तो विकास वगैरह या उसकी प्रकृति कहाँ से आया, ये सब तो पूछेगा ही पूछेगा, तो ये आपको आना चाहिए। खोरठा भाषा नामकरणे लिताइरे डॉक्टर एके का जिक विचार के उखरावा। तो आपको आता है तो बताइए। संज्ञा के माने बतावा और ओकर भेद के उखरावा। थोड़ा सा देखिए, जो लैंग्वेज वाले हैं वो समझेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 35 नंबर है। फिर आपका आगे आता है 10-10 नंबर का, 2-2 करके पूछा गया है, यानी वहाँ 20-20 3 था, अब यहाँ 10-10 के ग्रुप में 6 बांट दिए गए हैं। दूसरा पूछता है, खोरठा कारक के माने बतावा और ओकर भेद पटाइतर दे के उखरावा। 10 नंबर के हवा। विशेषण के माने बता के ओकर भेद उखरावा, ये भी 10 नंबर का है। तीसरा प्रश्न है, खोरठा लोकगीत के माने आर ओकर भेद बतावा। 10 नंबर का। खोरठाक मध्यकालीन काव्य के प्रवृत्ति बतावा। 10 नंबर। और चौथा है, उपन्यास के माने बता के कोनो एक खोरठा उपन्यास के जड़ भाव बतावा। ये भी 10 नंबर का। खोरठा कहानिक विकास के बारे में एक गढ़िया नोट लिखा। ठीक है। भाग बी में आते हैं, जो कि बी वाला पार्ट होगा वो होगा केवल साहित्य से संबंधित चीजें ज्यादातर यहाँ पे होंगी। हेठेक उखरवल 7 सवाल में 5 सवाल एक उत्तरदाय। जो 7 सवाल यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं उसमें 5 के कोई भी उत्तर आपको दे देने हैं। ये भी 35 नंबर के हैं। जैसे शिवनाथ प्रामाणिक जी के परिचय एक जनवादी खोरठा कवि के रूप में दाएं, रूपे दाएं, तो ये आपको बताने हैं। तो 7 में से कोई भी 5 चुन के बना लीजिए। हेठे अब अगला है 2 into 10, यानी 2 आपको देना है, 10 नंबर के होंगे। हेठे दियल कोनो दूगो विषय पर छोट खाट निबंध लिखा। ठीक है, छोटा छोटा निबंध लिख दीजिए। सोहराई परब, पर्यावरण समस्या और तकर समाधान, झारखंड में भाषा आंदोलन, स्वच्छ भारत अभियान। तो कोई भी 4 में से 2 उठा लीजिए, लिख डालिए। 10 नंबर का अगला है, हेठे दियल गैदेक उचित शीर्षक दे के खाट खुट संक्षेपण करा। मतलब आपको देना है, एक शीर्षक दीजिए और संक्षेपण करके लिख दीजिए। ख में है खोरठा उल्था यानी अनुवाद करा। 10 नंबर का अनुवाद कीजिए, हिंदी में कर दीजिए। अच्छा, ये हिंदी में है, सॉरी, हिंदी में है तो खोरठा में अनुवाद कर दीजिए। ठीक। 8वां नंबर, हेठे दियल गेल अनुच्छेद पढ़ी के तीनों सवाल एक जवाब दे। 3 होगा, अब 3 ही है, आप पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है। खोरठा संस्कार गीतेक लोतायरे जन्म संस्कार के गीत लिख के भाव परिच करा। 10 नंबर का है। अब देखिए अगला पेपर आता है पंच परगनिया। तो देखिए सारे पेपर पे मेरा कमांड नहीं है, मैं पंच परगनिया हो वगैरह नहीं बता सकता, मैं पढ़ दे रहा हूँ केवल आपको
आपको पेपर चूज कर लेने हैं, कोई भी एक जो सबसे बेटर हो, और तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको पेपर दिखा दिया आपको सहूलियत के लिए। तो देख लीजिए कौन सा पेपर है, पंचपरगनिया, ठीक है, पंचपरगनिया भाषा, सारे 150 के होंगे जो भी लेना है। कनो 5 खेर खाटो खुटिए उत्तर लिखा, 5 ही लिखना है। साधारण शब्दावली, भाषा आर लिपि, लेखा यानी वचन, अनुस्वर आर पंचमाखर, अनुतान, भाषा आर भाखा, भाषा केर प्रकृति, तो ये आपको लिखना है। फिर दूसरा में क्या है आपका, दूसरा तीसरा चौथा, तो ये 4 यहाँ पे जो है 20-20 नंबर ना होके 10-10 के सेक्शंस में आपके बटे हुए हैं 6, वहाँ पे 20-20, नागपुरिया में देखा 20-20 3 बटे थे। तो यहाँ देखिए प्रश्नों की प्रकृति कैसे ही बांट देते हैं, और ये बेटर भी है, 10-10 वाला तो बहुत अच्छा है, इसमें आराम से लिख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा भी है, 10-10 नंबर के हैं जो। तो यहाँ पे देख लीजिए पंचपरगनिया भाषा के उद्भव और विकास कथा के निखराय के लिखा है ना, निखराय के लिख दा। पंचपरगनिया साहित्य के इतिहास लेखन महने आयक समस्या गिला के उजागर करा, 10 नंबर के। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, देख लीजिए एक बार आप। खंड अब भाग ख जैसे ही आया तो सीधी सी बात है, आप चले जाइए साहित्य पे। कन 5 टाकेर उत्तर लिखा, सुने का कथा और जाने का कथा महने तफात। दूसरा है लोकोक्ति आर मुहावरा, ठीक, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, उधौआ गीत, झूमर, एकांकी और नाटक, शिशु गीत और खेल गीत। फिर वही है 10-10 में बटे हुए 6 आपको मिलेंगे, है ना। अच्छा 4 है यहाँ पे। पंचपरगनिया साहित्य सामाजिक जीवन के गीत भरल पुरल आहे सब जाऊजा, देखिए ये है आपका। फिर 10-10 नंबर का यहाँ हो गया। फिर एक 20 नंबर का पूछा गया है, पंचपरगनिया माहने अनुवाद करा, ठीक। तो पंचपरगनिया ये दिया हुआ है हिंदी में, आपको पंचपरगनिया में इसी चीज को लिख देना है सेम हूबहू, हो गया आपका पंचपरगनिया खत्म। अब ये है अगला लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज। अब उर्दू तो मुझे समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा जो भी उर्दू लैंग्वेज वाले हैं, है ना, ये तो मेरे समझ से बिल्कुल परे है। प्रश्नों की प्रकृति वही रहती है, उसी टाइप से रहती है। तो पार्ट 1 ग्रुप ए, यहाँ पे 7 × 5 यानी 35। तो देख लीजिए कैसे कैसे हैं, क्या क्या लिखे हुए हैं, आप ही समझ सकते हैं इसको बेटर तरीके से, राइट। अब दूसरा में देखिए 20-20 आ गया, 2 3 4 20-20 आ गए। एक बार दिखा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से, आप देख लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से क्या लिखा हुआ है। अब पार्ट 2 ग्रुप बी, पार्ट 2 जहाँ भी आया, ग्रुप बी जहाँ आया खतरा लेके आता है ये ग्रुप बी, है ना। ये देखिए 7 दिया हुआ रहेगा मेरे ख्याल से, और 5 के उत्तर लिखने हैं। ये इसमें तो पता मुझे नहीं चल रहा है, ऊपर वाले के आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आप सभी देख लीजिए एक बार। खालिस्तान भी है मेरे ख्याल से, 20-20 के हैं यहाँ पे 3। अब 20-20 वाले देख लीजिए। इसके बाद आता है संताली भाषा, संताली भाषा और साहित्य। ये भी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक होंगे, सॉरी। अब ये भी आपके वैसे ही पूछे जाएंगे, ठीक। तो आप भी देखिए इसको, मैं इसको इसकी बढ़ाते चलता हूँ धीरे धीरे, आप लोग आराम से देखते रहिए, और जहाँ ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 20-20 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। साधु रामचंद्र मुर्मुआक लिटा गोड़ेत पुथी रियाय सार कथा उल में, हाँ ऊपर। अब यहाँ पे देखिए फिर आपका 7 × 5 यानी 35 है। भाग बी में, भाग बी जहाँ आया आपका क्या होता है, भाग बी वाला लैंग्वेज से संबंधित, मतलब सॉरी लैंग्वेज माफ़ कीजिएगा, साहित्य आपको भाषा और साहित्य पढ़ने होते हैं उसमें, राइट। तो ये है भाग बी, ठीक है। देख लीजिए एक बार, 7 × 5 35, यहाँ भी वही है। और उसके बाद फिर 20-20 अंक के 3 पूछे गए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आप सभी देख लीजिए 20-20 अंक के 3 हैं यहाँ पे। अब पेपर 2 ओडिया लैंग्वेज आते हैं, यहाँ पे भी है आपका 150। ओडिया भी मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता है, तो ये आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे है ओडिया। पैटर्न सेम रहता है, वही लगभग
7 × 5 बराबर 35। फिर 10-10 के 6 या 20-20 के 3 दे दिया उन्होंने, है ना। 10-10 के देखिए यहाँ पे 3 दिया, 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। ये पता नहीं कैसे उड़िया में 10-20 लिखते हैं, है ना। खंड बी, अब जहाँ भी खंड बी आया खतरनाक आ गया, 7-5-35। फिर वो साहित्य वाला आ गया, यानी आप साहित्य पढ़िए। देखिए साहित्य से थोड़ा व्याकरण क्या है ना कि बचपन से आपने पढ़ा है, जिस भी लैंग्वेज को लिया है आपने, तो व्याकरण थोड़ा इजी हो जाता है। और साहित्य में क्या है कि आप बहुत सारे नाम हैं, जैसे हिंदी की बात करूँ तो प्रेमचंद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, है ना, बहुत सारे लोग हैं याद करने, मैथिली शरण गुप्त हो गए, तो बहुत सारे लोग हैं। अब फिर यहाँ 10-10, 20-20 जो भी है देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ये हो गया आपके 47। इसके बाद है कुड़ुक, कुड़ुक भाषा, ठीक है। कुड़ुक में भी देख लीजिए वही है, कुड़ुक में भी सेम पैटर्न, 7 × 5 35, ठीक है। यहाँ पे 35 है, तो आपको 5 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं, 7 में से कोई भी, ठीक। फिर आपके हैं 20-20 अंक, अच्छा 2 × 10, तो इसमें 3 में से कोई 2 उत्तर देने हैं। यहाँ पे 3 में से ये वाले में, ये 3 है ना, कोई 2 उत्तर दीजिए, 20 अंक। फिर यहाँ 3 में से कोई 2 उत्तर दीजिए तो 20 अंक मिल गए, 10-10 अंक के हैं, ठीक है। 2 × 10, ये हो गया आपके। उसके बाद आते हैं फिर अगला, फिर 2 × 5, 5 का दीजिए, 10 नंबर लीजिए, 10 में आपको 5 लिखने हैं, ठीक है ना। ये क्या है, मेरे ख्याल से कोई अर्थ पूछा गया है यहाँ पे, है ना। अब क्या क्या लिखा है आप ही लोग समझिए। फिर यहाँ पे आया आपका साहित्य वाला पार्ट, ये देखिए साहित्य वाला पार्ट है। फिर 2 × 10, 2 × 10 जो भी है, दोबारा रिपीट हो गया क्या ये। हो भाषा साहित्य, अब हो की बात करें, 150 नंबर का ये भी है हो। फिर वही है 7 × 5, व्याकरण का पार्ट हो का पहले रहेगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं एक बार। फिर रहेगा 2 × 10, इन दोनों में, दूसरा में है ना 4 में से कोई 2 दे दीजिए, ठीक है ना। तीसरा है 2 × 10, 1 2 3, 3 में से कोई 2 दे दीजिए, यहाँ हो गए। अब अगला चलते हैं, 2 × 10, यहाँ भी है, 2 में से कोई 4 मेरे ख्याल से हैं, हाँ 4 हैं, तो 4 में से कोई भी 2 दीजिए, 20 नंबर प्राप्त कर लीजिए। खंड बी, खंड बी कंप्लीटली आइए तो साहित्य पे आ जाइए। अब बलराम पाठ, पिंगुआ, है ना, कमल लोचन कोड़ा, ये सारे जो लोग हैं राइटर हैं, इनके जो रचनाएं हैं वो आप पता नहीं क्या है इसमें, वही लिखने हैं आपको। और उसके बाद है फिर 2 × 10, यहाँ भी वही है ना, 4 में कोई 2 दे दीजिए। फिर हो भाषा रे अनुवाद उदरायम, सॉरी उरायम है, उरायम। तो हो भाषा में इसको कीजिए, मनुष्य का मन सदैव गतिशीलता रहता है, गतिशीलता रहता है लिखा है इन्होंने। खैर, तो इसका हो में अनुवाद करना है, 20 नंबर के ये हैं। और यहाँ पे है टुटका ते उल उरायम, पता नहीं क्या है, 20 नंबर का ये भी है। तो ये थे आपके टोटल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज दिखाने थोड़े पॉसिबल नहीं है, बट जो आपके लैंग्वेज हैं, और बाकी किसी का लैंग्वेज छूट गया तो वो कमेंट करेंगे, मैं उनका लैंग्वेज कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखा दूँ, ठीक। तो ये है आपका, सबसे पहले तो समझ लीजिए आपको रणनीति बनानी है निर्णायक, रणनीति तैयार कीजिए। ये नहीं कि पहले लग गए पढ़ाई में, एक बार रणनीति बना लीजिए कि मेरे जो पेपर है टोटल, इसको 3 सेक्शन में बांटिए। पहला है क्वालिफाइंग वाला, क्वालिफाई, तो क्वालिफाई वाले में मुझे क्या करने हैं, और एक बार पेपर सॉल्व करके देखिए कि क्या आप लगभग 50% कर पाते हैं। 50% मार्क्स अगर आ रहे हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। अगर आपके 35 आ रहे हैं, 33 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत और कीजिएगा। क्या पता एग्जाम्स में थोड़ा टफ लेवल का पूछ दिया इस बार तो 30 भी नहीं आ पाए, क्योंकि वो जब पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है, भले ही उसका मार्क्स जुड़े या ना जुड़े। दूसरा सेक्शन आता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज का चयन करें, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छा लगता है। अब किसी को हो समझ में आती है ना, किसी को इंग्लिश समझ में आती है बहुत अच्छे से, किसी को हिंदी आती है, किसी को पंचपरगनिया आती है, किसी को नागपुरी आती है, किसी को खोटा आता है, किसी को कुरमाली आता है, जो भी आपको आता है वो करिए। तीसरा सेक्शन बचता है जीएस का। तो देखिए जीएस में भी आप बांटिए पार्ट वाइज। जीएस के पेपर टोटल हैं 4। अब चारों में बांटिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। सबसे पहले तो इन चारों में आपको पकड़ना चाहिए वो 40-40 मार्क्स, 4 × 40 मार्क्स, ये मुट्ठी में कर लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसके लिए जो भी कंटेंट है आपके दिमाग में या जो भी आपके पास बुक्स हैं, डाटा हैं, उसको रिवाइज कीजिए। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार पढ़िए।
क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, एक बार मैंने क्वेश्चन दिखाया, पैटर्न भी समझा दिया किस टाइप से पूछे जाते हैं। और हाँ, एक सवाल और आपके मन में ये रह गया होगा कि हाँ सर ये तो छठी जेपीएससी का था, सातवीं में क्या ऐसा ही पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा ऐसा ही, लगभग पैटर्न यही रहेगा, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। दूसरा, आपके पास पर्याप्त अभी टाइम है, दिन रात जो धुन के मेहनत करेगा वो मेंस में बाजी मार सकता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये पकड़िए, एक कुशल योद्धा वाला काम कीजिए कि 4 पेपर भले ही जीएस के हों लेकिन मार्क्स जो मेरे सॉलिड उठ रहे हों उन्हें पकड़िए। अब ऐसा नहीं कि 40-40 दुरूह पहाड़ को पहले ही हम उठा लिए हैं और चढ़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, मुश्किल हो रही है, टेंशन हो रहे हैं, तो उनसे बचने का सबसे सटीक तरीका ये है कि सबसे पहले आप इजी वाला काम पकड़िए। ये आपके हाथ में जैसे ही आएगा ना तो एक टेंशन फ्री आप हो जाएंगे कि चलो भाई कम से कम मेरे हर सेक्शन से 40 नंबर तो फिक्स हैं। कितने नंबर में? हर सेक्शन से 40 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हैं, ठीक। 40 अंक अगर आपके आ गए 200 में तो समझ रहे हैं, फिर आप एक लीड ले लिए वहाँ से, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 40 में 40 सॉलिड आ जाएंगे, लेकिन हाँ ऐसा तो है ना कि कम से कम 40 में 36-38 आ सकता है, आया भी है बहुत लोगों के, कई लोग तो 40 में 40 भी लाए हैं पिछली बार। तो आप ये काम जरूर कीजिए, आप एक बहुत अच्छा रणनीति बनाइए। लैंग्वेज को लेके पहला तो एक मन में बैठा लीजिए कि मुझे कौन सा लैंग्वेज करना है। मैं सारे लैंग्वेज के पेपर को दिखा दिया, अगर आपकी अगर नीड होगी, ज़रूरत होगी, अगर आप बोलेंगे तो मैं लैंग्वेज से संबंधित 2-3 लैंग्वेज का, ज़्यादा तो नहीं, बुक लिस्ट बता दूंगा कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी वर्तमान टाइम में है नागपुरी, खोटा, ये 2 हैं बुक लिस्ट के रूप में, और तीसरा हिंदी का मैं कर सकता हूँ। बाकी आपको जैसा लगे बताइएगा और जम के मेहनत कीजिए। मेंस की तैयारी के बारे में आप सभी पूछ रहे थे कि मेंस की तैयारी यहाँ होगी, तो मैं आपको 2-3 चीज़ बता देता हूँ, ज़रूर होगी। मेंस एग्ज़ाम के लिए आप सबसे पहले करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे आप टाइप कीजिएगा आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, राइट, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी। ये हमारा खुद का एप्लीकेशन भी है, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी ये एप्लीकेशन है। गूगल ऐप पे जाइएगा, ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में इनरोल होने के बाद आपको जाना कहाँ है वो मैं बता देता हूँ, मेंस बैच में। अच्छा फिर से मैं लिख देता हूँ, जेपीएससी मेंस ओनली, बैच का नाम क्या है? जेपीएससी मेंस ओनली। इससे जुड़ जाइए, ये फ्री है बिल्कुल, पैसे नहीं देने आपको, मेंस ओनली। यहाँ पे आपके कंटेंट अवेलेबल हैं, है ना। अगर आप पेड कोर्स में जुड़ना चाहें तो पैसे लगेंगे, अगर नॉन पेड में है तो प्रैक्टिस यहाँ भी कराई जाएगी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक। तो एक तो ये काम कीजिए। दूसरा, आप पूछ रहे थे कि मेंस की तैयारी होगी, बिल्कुल ही होगी, और बहुत जल्द ही आपको अपडेट के साथ मेंस की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। और साथ ही साथ मेंस में एक चीज़ ध्यान दीजिए, जीएस पेपर 4 तो है ही, आपको झारखंड भी पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा हर सेक्शन में झारखंड की 1 या 2 प्रश्न पूछे गए, कहीं कहीं 2 हैं, कहीं कहीं 1। एक तो एकदम फिक्स है कि आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन इकोनॉमी हो, सब जगह पूछे गए प्रश्न, तो आपको झारखंड भी मैं आपको पढ़ाते चला जाऊंगा, इसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा। लेकिन फिलहाल आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और बिल्कुल लैंग्वेज को लेकर परेशान ना हो। लैंग्वेज को लेकर मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।